Audio Jungle. प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजिन। पहले हम एल्ब्यूमिन के बारे में जानेंगे, इसका फंक्शन क्या है ये देखेंगे। देखिए एल्ब्यूमिन जो है प्लाज्मा के अंदर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 60% हिस्सा किसका होता है, एल्ब्यूमिन का होता है। लिवर में ये प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं और इसके अलावा इनका मेन काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर में कंट्रीब्यूशन देना। नेक्स्ट अगर हम ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ग्लोब्यूलिन जो है 3 टाइप के इसमें प्रोटीन्स पाए जा सकते हैं। 3 टाइप इसके हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा को साथ रखा गया है। देखिए अल्फा बीटा में कहा गया 36% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन मेनली ग्लोब्यूलिन होता है। ये क्या काम आते हैं, ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, जो कि लिपिड्स, मेटल, आयन और इसके अलावा कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स के साथ में ऐड हो जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट गामा ग्लोब्यूलिन को अगर हम देखें तो देखिए ये क्या काम आते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एंटीबॉडीज रिलीज करने, एंटीबॉडीज बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजिन प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें आपको बताया गया कि इसने टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 4% हिस्सा बनाया। देखिए 60% इनका है, 36% इसका है और 4% फिब्रिनोजिन प्लाज्मा प्रोटीन का है। इसका काम क्या आता है, ये ब्लड क्लॉट के दौरान जब कोई इंजरी होती है तो ब्लड जो है, जहाँ ब्लड क्लॉट बनता है वहाँ ब्लड क्लॉट पे फिब्रिन थ्रेड बनाने के काम आता है। मूविंग टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें रखी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स और लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसी को आप दूसरा नाम जो है आरबीसी का वो क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। हेमेटोपोएसिस, सबसे पहले हम जानेंगे हेमेटोपोएसिस क्या होता है। हेमेटोपोएसिस जिसमें आपको बताया गया है, डेफिनेशन दी गई है आगे कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेस कॉल्ड हेमेटोपोएसिस, कि जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये एक प्रोसेस के थ्रू बनती हैं, एक प्रोसेस की वजह से बनती हैं और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है हेमेटोपोएसिस। ये यूजुअली हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस अकर कहाँ होती है, रेड बोन मैरो के अंदर अकर होती है। रेड बोन मैरो क्या होता है जानिए, एक सॉफ्ट नेटवर्क होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसके अंदर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पाई जाती है। ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या करती हैं, आगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को लीड करने का काम करेंगी। देखिए आपको डायग्राम के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। रेड बोन मैरो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सेल्स हैं, हेमेटोपोएसिस प्रोसेस हुआ। हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस के बाद में 3 तरीके की सेल्स का प्रोडक्शन हुआ है। कौन कौन सी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रही हैं, आरबीसी दिखाई दे रही हैं, प्लेटलेट्स दिखाई दे रहे हैं। जब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोपोएसिस के नाम से भी जान सकते हैं। इरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन या आरबीसी के प्रोडक्शन को आप इरिथ्रोपोएसिस के नाम से भी जान सकते हैं। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इरिथ्रोसाइट्स क्या हैं, देखिए पहले जैसा मैं बता चुकी हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिनमें आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी और प्लेटलेट्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, किससे, डब्ल्यूबीसी से। क्यों, क्योंकि इनमें नॉर्मल जो सेल ऑर्गन या जो टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स चाहिए होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती हैं। और देखिए आरबीसी के अंदर यहाँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए गए हैं कि ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारे अमाउंट में, अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डिस्क शेप हो सकती हैं और जो इनका सेंटर पोर्शन होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है। अगर बात करें इसमें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस इसमें टोटली एब्सेंट होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती हैं। इसके अलावा वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है।
होता है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की अब बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर जो देखेंगे यहाँ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन का। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबिन प्रोटीन का बना है। इसके अलावा वहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन प्रेजेंट होती है, 2 आइडेंटिकल बीटा चेन प्रेजेंट होती है। 2 आइडेंटिकल बीटा और अल्फा चेन का मतलब है समान, एक जैसी, एक समान अल्फा चेन और बीटा चेन वहाँ प्रेजेंट होंगी। इन अल्फा और बीटा चेन में एक एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट है और उनके बीच में प्रेजेंट है आयरन। ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए साइड प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑक्सीजन जो है इन्हीं हीम ग्रुप के जो आयरन है उनके साथ बाइंड हो जाता है। ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है, पिक कहाँ से किया जाता है, लंग्स के थ्रू इसे पिक किया जाता है और उसके बाद में इसे थ्रू आउट द बॉडी इन हीमोग्लोबिन के साथ या आरबीसी के साथ थ्रू आउट द बॉडी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ आपको 2 एक जैसी समान बीटा चेन दिखाई दे रही है, बीटा चेन फर्स्ट और बीटा चेन सेकेंड। इसके अलावा 2 अल्फा चेन दिखाई दे रही है, अल्फा चेन फर्स्ट और अल्फा चेन सेकेंड। यहाँ सेंटर में आपको इनके चारों चेन के सेंटर में आपको हीम ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसके बीच में आयरन प्रेजेंट है। यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आकर के बाउंड होता है। इस हिसाब से 1 2 3 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आ सकता है। तो अराउंड 250 मिलियन हीमोग्लोबिन पर आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक आरबीसी जो है 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक बार में ट्रांसफर कर सकती है। आरबीसी के बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, जिसे आप दूसरा नाम जो है इसका ल्यूकोसाइट है। इसके बारे में कहा गया है कि डब्ल्यूबीसी जैसा नाम से आपको पता चल रहा है ये कलरलेस होती है। कलरलेस क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है टोटली एब्सेंट होता है। दैट्स वाई ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। और इस कंप्लीट सेल होती है ये, जैसा मैंने पहले भी बताया था। आरबीसी और प्लेटलेट्स कैसे होती हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, कंप्लीट सेल होती है। दैट मीन्स इसमें टोटल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा का पार्ट होता है। फेगोसाइटोसिस सेल्स की तरह काम करता है। भक्षण करने का, जो बैक्टीरिया या जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, उनको खत्म करने का, नष्ट करने का काम है। इम्यून सिस्टम के बारे में हम आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत ग्रेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के टाइप की, तो इनके ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। 2 भागों में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के भी 3 टाइप हो सकते हैं और एग्रेन्युलोसाइट के भी 2 टाइप हैं। पहले हम ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे, जिसमें पहला टाइप इसका आपको बताया गया। इसमें न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट है, दैट मीन्स इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। इनका काम क्या होता है, सारी सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है। देखिए न्यूट्रोफिल्स जो है वो बैक्टीरियाज को किल करने के काम आते हैं। फॉरेन बैक्टीरियाज जो बॉडी में एंटर हो चुके हैं या जो आपको जो किसी भी तरीके की बीमारी का कॉज हो सकते हैं, उनको किल करने के लिए न्यूट्रोफिल सेल्स एक्टिव होती हैं। इओसिनोफिल्स की बात करें तो जो पैरासिटिक वर्म होते हैं, पैरासिटिक वर्म से मेरा मतलब है जो परजीवी होते हैं, जो आकर के आपकी बॉडी के ऊपर आपकी बॉडी से जो है न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, उन पैरासिटिक वर्म को किल करने के लिए कौन सी सेल्स एक्टिव रहती हैं, इओसिनोफिल सेल्स एक्टिव रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसोफिल सेल्स के बारे में। तो बेसोफिल सेल्स के अंदर हिस्टामिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है, बाकी अदर जो भी डब्ल्यूबीसी हैं उन सबको
इकट्ठा करने के, अट्रैक्ट करने के या एकत्रित करने के काम आता है। कहाँ पे? साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। नेक्स्ट जो टाइप है WBC का वो कौन सा है? एग्रेन्युलोसाइट। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इन सेल के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया है एग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स के भी दो टाइप हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी स्पेसिफिक फंक्शन अपना शो कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वायरस से फाइट करने में काम आ रहे हैं। जैसे यहाँ आपको सारे सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शन दिए गए थे, जैसे न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया किल करता है, ईओसिनोफिल्स जो है पैरासिटिक वर्म को किल करता है, उसी तरीके से लिम्फोसाइट्स जो हैं ये वायरस को किल करने में काम आते हैं। इसके अलावा ये प्लाज्मा सेल के राइज करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो मोनोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफेगिस की तरह काम करती हैं। मैक्रोफेगिस की तरह काम करने का मतलब है जो इंट्रूडर्स होते हैं, जो आक्रमणकारी होते हैं, जो बाहर से आए हुए होते हैं, उनको भक्षण करके या उनको खा करके, ईट अप करके उनको खत्म करने का काम करती हैं। WBCs के टाइप्स आपने यहाँ पढ़ लिए हैं, उनके फंक्शन आपने यहाँ पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। नाउ वी गेट टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखिए लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है। इससे पहले RBC WBC दोनों चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम प्लेटलेट्स पे आते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में कहा गया है कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं? फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? मेगा कार्योसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। मेगा कार्योसाइट्स या ये जो फ्रेगमेंट होते हैं ये क्यों जरूरी होते हैं? तो कहा गया है असेंशियल ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड का क्लॉट बनाना होता है उसके लिए ये फ्रेगमेंट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, असेंशियल होते हैं। इनके बिना वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और ब्लड फ्लो नहीं रुक पाएगा। इसके अलावा देखा जाए इनके कैरेक्टरिस्टिक में तो इनका जो लाइफ स्पेन है, इनकी जो जीवन अवधि है वो कितने दिन की होती है? 10 दिन की होती है। उसके बाद में ये क्या हो सकती, डिस्ट्रॉयड हो जाती है और कंटिन्यूअसली नई नई रीजनरेट होती रहती हैं और कॉन्स्टेंटली रीजनरेट होती रहती हैं। अगर किस में इम्पोर्टेंस है? प्लेटलेट्स का महत्व क्या है? कहाँ इम्पोर्टेंट होती हैं? हीमोस्टेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आप जानेंगे कि हीमोस्टेसिस होता क्या है। तो प्रोसेस बाय विच ब्लड विल स्टॉप ब्लीडिंग, कि जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग अगर रुक जाती है तो उसके लिए एक प्रोसेस जिम्मेदार होती है जिससे अपन क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं। यहाँ आपको फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स दिखाया गया है। देखिए यहाँ आपको हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दिखाई गई है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होता। माइटोसिस डिवीजन की वजह से यहाँ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। जब ये एक्सटेंशन होने लगता है इसका, जब ये बढ़ने लगता है तो ये सेल फट जाती है, रैप्चर हो जाती है और इसमें से बहुत सारे प्लेटलेट्स जो हैं निकल जाते हैं। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में फ्लो करते रहते हैं जब तक कि इनकी ज़रूरत नहीं होती है। इनकी ज़रूरत कहाँ होती है? जब कोई इंजरी हो जाती है, जब कभी चोट लग जाती है या जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तब इनकी ज़रूरत होती है। काम क्या आती हैं? वहाँ पर ब्लड क्लॉट बनाने के काम आती है। ब्लड क्लॉट का मतलब है कि खून रोकने के लिए वहाँ पे रक्त का थक्का बना दिया जाता है। तो यहाँ आप स्टेप्स देखेंगे, किसकी स्टेप्स हैं? ये हेमेटोसिस की स्टेप्स दिखाई गई है कि सबसे पहले क्या होती है? ब्लीडिंग अकर होती है। कहीं चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ से ब्लीडिंग आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद में वस्कुलर स्पाज्म होता है। वस्कुलर स्पाज्म का मतलब होता है, वस्कुलर का मतलब है वेसल्स के अंदर, स्पाज्म का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहाँ पर फिर प्लेटलेट्स जो कि ब्लड के अंदर पहले से मूव कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी? एक्टिव स्टेट में आ जाएंगी और प्लग का फॉर्मेशन कर देंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या जिसे आप कोआगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। कुछ टाइम बाद जैसे कि ब्लड फ्लो है रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, उसके बाद में क्लॉट का रिमूवल भी वहाँ से इजीली हो जाता है। यहाँ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि ये कोई वेसल है। वेसल में यहाँ से देखिए वेसल रैप्चर हो चुकी है, चोट लग चुकी है, तो यहाँ पे फिब्रिन का क्लॉट बन चुका है।
ये क्लॉट क्या करेगा, ये क्लॉट ब्लीडिंग को रोकने के काम आएगा। कुछ समय के लिए यहाँ क्लॉट प्रेजेंट रहता है, फिर फिब्रिनोलाइसिस द्वारा इस क्लॉट को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ हमने देखा ब्लड और उसकी कंपोजिशन, इसके अलावा ब्लड कंपोनेंट्स हमने देखे, जिसमें हमने ब्लड के बारे में जाना कि दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा भी आप पढ़ चुके हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट में आपने 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आरबीसी पढ़ा आपने, डब्ल्यूबीसी पढ़ा और प्लेटलेट्स पढ़ा। यहाँ पे आपने इनके फंक्शन पढ़ लिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।